तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर इस चैप्टर को हम लोग पार्ट में मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। जैसे कि जो पहला टॉपिक होगा वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले वाले पार्ट में मैं बताऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, और बाकी ये पार्ट में इसके बाद कराऊंगा। जैसे कि पहले वाले में 3 पार्ट में कराऊंगा। पहला पार्ट ये होगा कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें संविधान है, वो हमें देता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन करना सोसाइटी के अंदर। दूसरा क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर के जो हमारे जो इतनी बड़ी इंडिया नाम की कंट्री है, इतना बड़ा जो कंट्री है, तो इसमें बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेगा। जब अलग अलग जहाँ पे हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर दूसरे मोहल्ले के अंदर या हर दूसरे स्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है कि हर जाति में, हर एक रिलीजन के नाम पे कई सारे बेसिस पे डाइवर्सिटी मिलती है। तो इन सब के बीच में डिसीजन कौन लेगा। और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे इसमें लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि भैया अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे तो उनके ऊपर लिमिटेशन कौन लगाएगा। अगर गवर्नमेंट में कोई गलत आदमी पहुंच गया तो वो तो जो चाहे वो कर सकता है। तो इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे लिमिट लगाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो क्या दिखाता है कि सोसाइटी चाहती क्या है, उसके गोल्स क्या हैं लाइफ को लेकर। तो वो हमारा क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और लास्ट में इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन केवल हमें कोऑर्डिनेशन नहीं देता है, या फिर हमें क्या नहीं देता, डिसीजन मेकिंग में पावर नहीं देता है, बल्कि हमें देता है एक आइडेंटिटी, एक पहचान देता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग फर्दर इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं अगला टॉपिक समझा रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये केवल इंट्रो चल रहा है। तो हम लोग जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ये है हमारा द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो सत्ता है हमारे संविधान की, वो कैसे है कि कोई भी, जैसे कहीं भी अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें या नेपाल की बात करें, या जहाँ भी मिलिट्री कूप हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा तो नहीं किसी भी मोनार्क या मिलिट्री लीडर के द्वारा मान लिया गया है, मतलब बनाया गया है, तो जिसको जनता नहीं स्वीकृत करती है। पर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता कैसे पता करते हैं। तो वो होता है मोड ऑफ प्रोमulgation से। तो भैया कि जो हमारा संविधान है वो आया है कैसे। अगर हम लोग पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या लोगों के द्वारा लाया गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने हावी हो गए थे इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो उस समय के जो लोग थे, तो लोगों ने क्या किया था, मास मूवमेंट चलाए थे। तो उनकी मांग की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, ना कि किसी मिलिट्री लीडर ने आया और यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मौलिक जो विचारधारा है वो है क्या। और तीसरा पढ़ेंगे बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, और जो हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या जुडिशरी, एग्जीक्यूशन और पार्लियामेंट्री, तो इन तीनों को बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस, मतलब सबको समान शक्तियाँ देने की कोशिश की है, जिससे कि जो हमारा समाज है वो अच्छी तरीके से काम कर सके। और हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वो है, और जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग जानेंगे क्या, इसमें जानेंगे कि हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो आखिरकार बना तो बना कैसे। तो उसकी बात, उसका जो प्रोसीजर रहा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कब 1947 से हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद कैसे हम लोगों ने कैसे प्रोसीजर बनी, कैसे जब नेहरू कमेटी बैठी या मोतीलाल नेहरू कमेटी बैठी, तो कैसे कैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे कैसे फॉर्म हुआ। या फिर अगर हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो कैसे उन्होंने कई अलग अलग देशों में जाके कॉन्स्टिट्यूशन लिया। तो ये सारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जो कंपोजिशन, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिरकार बना कैसे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी संगठन कैसे बनी, कौन था कौन नहीं था, और ये पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन प्रोसीजर, जो डेलिब्रेशन का प्रोसीजर था वो कैसा था। और पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। तो भैया हमारे जो मैंने पहले बताया था जैसे कि हमारा पहले की बात थी, आज़ादी से पहले की बात थी, तो अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, नेशनल मूवमेंट के थ्रू हमने आज़ादी ली थी अगर कहें तो। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी झलकता है कि हम लोगों ने कैसे नेशनलिस्टिक मूवमेंट चला के कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे इंडिया के अंदर। और हम लोग जानेंगे क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं या कैसे बनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस इतना ही हम लोग पर्टिकुलरली इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक से, जो था हमारा क्या कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। तो हम लोग जो पहला टॉपिक था कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ी वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री है। अगर मैं आज की सिनेरियो की बात करूं तो इंडिया जो है पॉपुलेशन पे नंबर 1 पे पहुंच गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जब इतना जो वर्ल्ड की लीडिंग पॉपुलेशन वो इंडिया में रहती है, तो आप लोग खुद सोच के देखिए, जब लीडिंग पॉपुलेशन रहती है तो यहाँ पे तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनके बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी आती है, तो किसकी आती है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बनाएगा कौन भैया, कि इन्हें सक्षमता देगा कौन कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, या ये प्रॉपर्टी आपकी है ये प्रॉपर्टी मेरी है। अगर कोई मान चले कि दबंग आदमी है कोई किसी भी इलाके में, तो वो तो चाहेगा कि भैया उसके पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाएं, तो वो क्या करेगा, वो अपने आदमी भेजेगा और कब्जा लेगा। तो आम आदमी पास क्या है भैया, उसके पास तो ना आदमी है ना कोई लड़ने के लायक हथियार है उसके पास। तो वो क्या करेगा, वो भरोसा करेगा किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो भैया तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उन्हें अश्योरेंस देता है कि कोई बाहुबली आदमी आके उस पर हमला नहीं करेगा या उसे प्रताड़ित नहीं करेगा या परेशान नहीं करेगा। वो हमें आज़ादी देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन किससे करवाएगा, अपने भैया जो उसके फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पुलिस है, तो पुलिस किसके अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। तो हम लोगों को अश्योरेंस कौन देता है कि हम लोग अच्छे से रह पाएंगे सोसाइटी में, कौन देता है, वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें देता है, क्या बेसिक अश्योरेंस देता है, वो कर देता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें। और हम लोग बस इसी में हम लोग यही पढ़ेंगे, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो भैया ये क्या करता है कि कम से कम छोटी मिनिमल अमाउंट में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है लोगों के बीच में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि क्या आपके अधिकार हैं क्या अधिकार नहीं है। तो ये सब हमें कौन बताता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या करवाता है कि हमें अलाउ कर दिया है हमें कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस करवाना हमारी सोसाइटी के अंदर। तो पहला पॉइंट ये है। तो हमारा जो सेकंड फंक्शन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्पेसिफाई करता है कि भैया मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन बन चुकी है वो आज के ज़माने में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलेशन में आती है, जो नंबर 1 पे पहुंचने वाली है अगर सेंसस की बात करी जाए तो। अब इतने बड़े कंट्रीज़ में डिसीजन लेगा कौन, अरे भैया मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी कितनी, आप ये भी देखिए, यहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, और इवन की मुस्लिम्स में भी कई जातियाँ हैं। तो भैया हम लोग देखते हैं कि आजकल तो भाई भाई एक दूसरे का नहीं हो रहा है। तो भैया एक समाज में दो लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे कैसे भैया, डिसीजन लेगा कौन, मान चलिए बड़े बड़े जो फैसले लेने कंट्री में वो लेगा कौन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि जो फंक्शन से बड़े बड़े डिसीजन है वो कौन लेगा कि भैया जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेशन के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो हम लोगों ने चुने हैं, नेता वगैरह चुने हैं, तो वो जाके फैसले लेंगे हमारे लिए, क्या बिल पास कराएंगे। तो भैया यही सेकंड पॉइंट है कि द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि पावर किसके पास रहेगी और किसके पास नहीं रहेगी, जो बड़े बड़े फैसले हैं वो लेगा कौन आखिर में। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो भैया ये बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, कौन क्या डिसाइड करेगा, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रखा है।
है, मतलब किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेमेडीज़ करनी होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें ये हमेशा बदलता रहता है। इसमें ये ना इतना ज़्यादा रिजिड है, ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसे कोई हल कर हटा पाए, या इतना ज़्यादा रिजिड है कि इसे कोई हटा भी ना पाए। तो व्यूअर्स, तो हमारे जो अगला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो क्या करती है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कि भैया कि कोई भी गवर्नमेंट, ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आ गई, जैसे मान चलिए कोई भी गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट आई और उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया जिनसे कि लोगों को हार्म हो रहा है। जैसे कि कुछ मान चलिए कुछ कट्टरपंथी ऐसे होते हैं कि जिनकी विचारधारा में जो छोटी जाति के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। तो मान चलिए ये गवर्नमेंट आई, ये पावर में भी है, इसने ऐसी स्कीम बनाई जिसके थ्रू जो छोटी जाति के लोग हैं बहुत ज़्यादा डिफेंड हुए, तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। तो भैया यहाँ पे क्या जो वर्नेबिलिटी है, तो ये जो मतलब गरीब लोगों को प्रताड़ित किया इन्होंने, तो क्या बदला नहीं लेंगे समाज में, तो ये क्या होगा, एक सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करेगी ऐसी पार्टी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, लिमिटेशंस देता है, लिमिट करता है पावर्स किसकी, गवर्नमेंट की। किसके थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। के भैया एक जो इंसान का फंडामेंटल राइट होता है उसको कोई वायलेट ना कर पाए। तो इसको हम लोग फर्दर पढ़ते हैं कि जैसे कि दैट अ गवर्नमेंट कोड आर्बिट्ररी अरेस्ट समवन और दैट ओनली पीपल और सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दिस लॉ वर अनजस्ट एंड अनफेयर। जैसे कि अगर मैं पुराने अपने इंडियन समाज की बात करूं तो भैया पुराने समय में जो दलित वगैरह होते थे उन लोगों को पानी भरने की भी इजाज़त नहीं थी, या आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोगों को मंदिर में जाने की अलाउड नहीं था कि लोग मंदिर में जाके पूजा कर सकें भगवान की, इवन तक कि ऐसा हम लोग सोसाइटी में देख चुके हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि भैया जो गवर्नमेंट है ऐसी गवर्नमेंट पर रोक लगाने के लिए कि भैया कि आप ऐसे लॉस पास ना कर पाएँ पार्लियामेंट के थ्रू जिनसे कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वायलेट करें या हार्म करें। तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देता है। तो हमारा जो थर्ड फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता है कि जो लिमिट्स हैं भैया गवर्नमेंट के ऊपर वो लगाना कि आप कुछ भी अंधाधुंध नहीं कर पाएँ, ऐसी स्कीम नहीं ला पाएँ जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट या कम्युनिटी के ऊपर जो है हार्म पड़े या उनके ऊपर थ्रेटन हो, उनके एक्सपेक्टेशन हो। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंक्शन क्या है, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज। कि क्या गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है अपने सिटीजन्स के ऊपर। दिस लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेस पास। तो भैया जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, तो जो हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो थोप है, मतलब कि रोक कैसे सकता है किसी गवर्नमेंट को, तो वो रोक सकता है अपने क्या जो फंडामेंटल राइट्स है। तो गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है कि तो उसके ऊपर ट्रेस पास नहीं कर सकती जिनको फंडामेंटल राइट्स को। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उन्हें क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसको कोई भी गवर्नमेंट सर पास नहीं कर सकती है। अगर कोई मान चलिए अगर इस गोले की बात करूँ, ये फंडामेंटल राइट है, तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, जैसे ये पॉलिसी ये बनाई, तो इस पॉलिसी में जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है ये अपने आप नल वाइड हो जाएगा। किसके थ्रू, जो हमारा जजेस वगैरह होते हैं, जुडिशरी के थ्रू हम लोग इसको अपने आप नल वाइड कर देंगे इस पॉलिसी को। तो इस प्रकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू क्या देता है, पावर देता है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगाने के लिए। तो उसी चीज़ को हम लोग फर्दर आगे पढ़ते हैं। तो क्या कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज। द मोस्ट common ways of limiting power of the government is to specify certain fundamental rights that all citizens possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate। तो भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो हमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू
जो आम सिटीजन्स हैं उनको देता है, जिनको कोई भी गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए, वो उनको सरपास या वॉयलेट नहीं कर सकती है। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जो कि हमारे, अगर अगर हम लोग अपनी भी बात करें, मैं भी अपनी बात करूं, तो मुझे भी ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और आप लोग की बात करूं तो आप लोग को भी ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, जिनके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट हम लोग के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वॉयलेट नहीं कर सकता है। अगर मैं अगले कॉन्स्टिट्यूशन के अगले एस्पेक्ट की बात करूं तो ये क्या दिखाता है, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी, कि भैया सोसाइटी का गोल क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर के जो सोसाइटी है उसका गोल्स क्या है। जैसे कि अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं, तो अगर हम लोग आज़ादी के समय की बात करें, तो आज़ादी के समय किसकी बड़ी मांग थी भैया, उस समय में जो लोग थे, लोगों के बीच में जातिवाद सिस्टम, जातीयवाद बहुत ज़्यादा ऊंची मात्रा में होता था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। तो क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें अमेंडमेंट दी गई किसके बारे में, किसके बारे में आर्टिकल दिए गए, अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में। जब लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की उस समय की ज़रूरत क्या थी कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत, हमारे जो सोसाइटी की ज़रूरत थी कि वो जो जैसे कास्ट सिस्टम हुआ, ऐसे सिस्टम को हटाए। तो इसकी वजह से उसने कुछ आर्टिकल्स डाले जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी बैंड हुई। या बात करें महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की स्थिति समाज में ख़राब रहती है, तो इसके उसके लिए हमारे पार्लियामेंट में काफ़ी सारी सीट्स भी अलॉट की जाती हैं औरतों के लिए, और उनके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेमेडीज़ वाला पार्ट दिया गया है, जो विशेष सोल भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके थ्रू हम लोग अमेंडमेंट ला के कई सारी ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जो हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं। मान के चलिए पहले पहले के समय में ऑनलाइन क्राइम तो होते नहीं थे, तो आज के क्या अब हम वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, तो वो हमें अलाउड करता है अपने अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए। तो हम लोग अमेंडमेंट ला के नए लॉस भी ला सकते हैं, जिसकी जैसी हमारी इच्छाएं होंगी, जैसी हमारी ज़रूरतें होंगी, जैसी सोसाइटी की ज़रूरतें होंगी, जैसी मांग उठती जाएगी, तो वैसे ही हम लोग बिल्स पास करके अपने सोसाइटी के अंदर वैसी चीज़ें इम्प्लांट कर सकते हैं ना। जैसे कि कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि, और अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, जैसे साउथ अफ्रीका की, अगर आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों को जानकर काफ़ी दुखद होगा कि इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अपनी देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए आवाज़ उठाई। तो उनके साथ क्या हुआ, इन्हें 28 सालों तक कैद में रखा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो भैया उस समय की उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की मांग क्या थी कि उनके बीच में जो रंग भेद है उसकी बात ना की जाए। तो उन्होंने जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें साफ साफ जाहिर कर दिया कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो, कम से कम हो। और इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका काम क्या होता है, एस्पिरेशन एंड गोल्स, मतलब अपने सोसाइटी के गोल्स और एस्पिरेशन को पूरा करना। अगर हम लोग फर्दर एक्सपेक्ट की बात करें, तो अगर हम लोग फर्दर एक्सपेक्ट में बात करें, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो भैया जो मौलिक पहचान होती है इंसान की, वो क्या होती है, नेशनलिटी जो होती है, वो कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें। तो इसको हम लोग फर्दर पढ़ते हैं। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है जो लोगों की, वो देता है सबसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मेन बात तो यही है कि हमें ये अलग अलग प्रकार की आइडेंटिटीज प्रोवाइड कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी को अगर फर्दर पढ़ें, तो हम क्या समझेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमें ये देता है कौन सी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है और कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें कैसे देता है, अगर आप लोगों को पता हो तो अगर इंडिया की बात करूँ, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करूँ, तो इंडिया में क्या सभी लोग, जितने भी लोग हैं, तो वो सभी लोग एक ही कानून को फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरे लिए चालान 500 रुपये का है, तो दूसरा व्यक्ति भी अगर कोई चालान कटता है तो उसका भी 500 रुपये है। तो इससे क्या हम दोनों में कोई सिमिलरिटी मिली, तो इससे हमारी क्या बनी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी कि क्योंकि जो हम लोग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी लोग बराबर से फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगला आदमी फॉलो नहीं कर रहा है और मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो हम लोग के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सभी रूल्स के जितने भी रूल्स हैं सबके थ्रू गवर्न हो रहे हैं हम लोग।
और इस वजह से हमारी क्या बन रही है, कलेक्टिव आइडेंटिटी बन रही है। इसी तरह से जब हम लोग एक ही रूल पे एक ही प्रकार की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बन जाती है कि हम लोग किस पर्टिकुलर राजनीतिक संगठन को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बन जाती है। अब हम उसको फर्दर आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट हम लोग अगर पढ़ें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी क्या बनती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी एक मोरल आइडेंटिटी बनती है। जैसे कि अगर हम लोग कहें मोरल आइडेंटिटी कैसी, तो मोरलिटी क्या होती है कि हम लोग पहचाने सही गलत क्या है। जब हम लोगों को पहले ही से पता चल जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही है कि भैया क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। अगर आप सोसाइटी में ऐसा काम करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वरना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे भारत रत्न हुआ या अदर टाइप के रिवॉर्ड्स हुए, तो इनसे हमें पता चलता है कि हमें सोसाइटी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें क्या देता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक मोरल आइडेंटिटी भी देता है। तो फर्दर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे उसके नेशनल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग को जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कैसे मिलती है। अगर हम लोग फर्दर आइडेंटिटीज़ की बात करें तो हमारा संविधान हमें क्या देता है, हमारा संविधान हमें देता है क्या, हमारा संविधान हमें देता है नेशनल आइडेंटिटी। ये वो चोगा है जिसको पहन के हम लोग इंडियन बन जाते हैं। तो कोई भी कंट्री होती है तो कोई भी हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप लोग फॉलो करते हैं तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, एक नेशनल यूनिफाई करके एक आइडेंटिटी देता है। जैसे कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, ऐसे नेशनलिटी वाइज हम लोग इंडियन बन जाएंगे। इसी प्रकार जो जनरल्स हैं जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि अगर आप एथनिकली जर्मन है तो आप तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप एथनिकली इंडियन है तो ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो हमने क्या सीखा इसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें नेशनल आइडेंटिटी देता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो भैया तो हमें उससे क्या मिलती है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिलती है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे, क्या आप अपने मोहल्ले के नाम से जाने जाएंगे या आपके शहर के नाम से आपको बुलाया जाएगा इंडियन। तो आप क्या करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आप क्या हुए, इंडियन हुए। तो ये आप जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए या आपके पास उसकी नेशनलिटी होती तो आप जर्मन कहलाएंगे। तो इसी प्रकार ये टॉपिक एंड होता है और अगला टॉपिक ही स्टार्ट होती है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। तो मैं इस चैप्टर को मैं पर्टिकुलरली मैं सोच रहा हूँ 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। पहला पार्ट ये है, अब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई मेरे फ़ोन में, तो इस वजह से मैं अगला वीडियो थोड़ी देर बाद बनाऊँगा। तो मैं आप लोग चाहें तो मैं इसी चैप्टर के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप अगर आपको पूरे ये दोनों पार्ट देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा पार्ट लाइन से मिल जाएगा आपको, आप लोग देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स।